हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑनरशिप, और जिसमें हम पहुंचे थे ट्रेडिशनल आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो आर्टिकल इनकॉर्पोरेशन होता है उसके स्टेप्स होते हैं। उसका सबसे पहला स्टेप होता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द कॉर्पोरेशन, यानी कंपनी जो है उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है। फिर सेकंड जो अहम स्टेप होता है आर्टिकल ऑफ कॉर्पोरेशन में, वो होता है कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की गई है इसके बुनियादी मकासद क्या है, वो कौन से ऑब्जेक्टिव हैं जो फ्यूचर में वो अचीव करना चाहते हैं। फिर थर्ड स्टेप आता है टाइप्स एंड अमाउंट ऑफ स्टॉक टू इशू, कि ऑर्गेनाइजेशन का जो प्लान है उसके मुताबिक वो कितना कैपिटल जनरेट करना चाहती है, कितना रिसीव करना चाहती है बाय इशूइंग शेयर स्टॉक के ज़रिए। फोर्थ स्टेप होता है एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन जो आज डेवलप की गई है उसकी जो एक्सपेक्टेड लाइफ है वो क्या प्लान की गई है कि वो कहाँ तक फ्यूचर में रन करेगी। फिर एक और स्टेप होता है फाइनेंशियल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि जो जिस टाइम कॉरपोरेशन इनकॉर्पोरेट की जा रही है उस वक्त उसकी जो फाइनेंशियल कैपिटल है वो क्या है। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है प्रोविजन ऑफ ट्रांसफरिंग शेयर ऑफ द स्टॉक अमंग ऑनर, और किस तरीके से शेयर्स इशू किए जाएंगे उन लोगों को जो इस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल का स्टेप होता है वो होता है प्रोविजन फॉर रेगुलेटिंग इंटरनल कॉरपोरेट अफेयर्स, कि कॉरपोरेट के जो इंटरनल अफेयर्स हैं उनको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा, ऑपरेट किया जाएगा। फिर एक नेक्स्ट स्टेप होता है एड्रेस ऑफ द बिजनेस ऑफिस रजिस्टर्ड विद द स्टेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कॉरपोरेशन का जो बिजनेस पॉइंट होगा, यानी जो इसका एक हेड ऑफिस होगा उसका एड्रेस क्या होगा और वो किस जगह पे लोकेटेड होगा। फिर नेक्स्ट होता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द इनिशियल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कॉरपोरेशन है उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके नाम क्या हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है और उनकी डिटेल इसके अंदर मौजूद होती है। और फिर नेक्स्ट होता है नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द इनकॉर्पोरेटर्स, और जो फर्दर इस कॉरपोरेशन में लोग शामिल हैं जो की रोल प्ले करेंगे उनके नेम्स क्या हैं, उनके एड्रेसेस क्या हैं और उनकी डिटेल इसके अंदर शामिल होती है। तो ये हमारा कहलाता है आर्टिकल। अब हम ज़रा बात करेंगे कॉरपोरेट मैनेजमेंट की, कि जो कॉरपोरेट मैनेजमेंट होती है इसमें हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट होती है, और इस हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट के लेवल्स होते हैं। ये नॉर्मली लेवल जो है 5 होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला लेवल होता है स्टॉक होल्डर्स। स्टॉक होल्डर जो इस कॉरपोरेशन के ऑनर कहलाते हैं। कौन होते हैं ये? बाय शेयर इन द कॉरपोरेशन, ये वो लोग होते हैं जो शेयर्स की परचेजिंग की फॉर्म में कॉरपोरेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। यही वजह है कि ये कॉरपोरेशन के ऑनर कहलाते हैं। और यही वो लोग होते हैं जो इलेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। किसी भी कॉरपोरेशन के अंदर जो अहम रोल होता है वो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टॉक होल्डर यानी शेयर होल्डर के, जो इनसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का जो स्ट्रक्चर होता है, जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती है उसके दो ग्रुप्स होते हैं। एक ग्रुप वो होता है जो सिर्फ इन्वेस्टर होते हैं, जो सिर्फ कॉरपोरेशन में इन द शेप ऑफ परचेजिंग शेयर्स, शेयर परचेज करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन वो कॉरपोरेट की जो डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर शामिल नहीं होते। और दूसरा ग्रुप होता है वो मैनेजमेंट का, जो उस कॉरपोरेशन की एम्प्लॉइज होती हैं, और ये एम्प्लॉइज होते हैं जो कॉरपोरेशन के ओवरऑल फंक्शंस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसके फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो पहला जो सबसे टॉप लेवल होता है वो तो ऑनर्स का, और ये क्या करते हैं, इनकी जिम्मेदारी होती है इलेक्ट करना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर उसके बाद दूसरा स्टेज आता है हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट में, वो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट कर लिया जाता है तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिप्रेजेंटेशन के शेयर होल्डर यानी इन्वेस्टर्स के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और ये क्या करते हैं, ये सेट करते हैं ओवरऑल पॉलिसीज, यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल पॉलिसी है उसको सेट करना इनकी जिम्मेदारी होती है। सेकंड, अथोराइज मेजर ट्रांजैक्शंस। फिर ये ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटेजिक लेवल का प्लान होता है उसकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको अथोराइज करते हैं। और इनका एक अहम काम ये होता है कि ये हायर करते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीईओ कहते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को हायर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। फिर उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप मैनेजमेंट लेवल। ये टॉप मैनेजमेंट लेवल वो होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को एग्जीक्यूट करने का रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके तीन टाइप्स होती हैं। इसमें एक होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ कहलाता है। सेकंड आता है चीफ ऑपरेशन ऑफिसर जो ऑर्गेनाइजेशन का सीओओ कहलाता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑपरेशन को कंट्रोल करने की। फिर तीसरा आता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जिसको हम कहते हैं सीएफओ। इसका बड़ा अहम काम होता है ऑर्गेनाइजेशन में, ये ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग को एग्जीक्यूट करता है और ये उसका रिस्पॉन्सिबल होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंस को किस तरह हासिल करेगी और किस तरह यूटिलाइज करेगी। ये लोग जो है मैनेज करते हैं ओवरऑल ऑपरेशंस को, मेक मेजर डिसीजंस, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं इन डिसीजन को लेने की जिम्मेदारी इनकी होती है। इंट्रोड्यूस मेजर चेंजेस, ये टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू नीड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाली चेंजेस के लिए जो डिसीजन मेकिंग होती है ये वो डिसीजन मेकिंग के ज़रिए उस चेंज को अडॉप्ट करवाते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सबसे अहम रोल होता है वो होता है उसकी टॉप मैनेजमेंट का, जहाँ से ऑर्गेनाइजेशन अपने परफॉर्मेंस और फंक्शंस को एग्जीक्यूट करना शुरू करती है। फिर उसके बाद मरहला आता है मिडिल मैनेजमेंट का। मिडिल मैनेजमेंट कौन होती है, इसकी एग्जांपल यह है कि ब्रांच मैनेजर जो कि मिडिल लेवल पर मौजूद होते हैं, प्लांट मैनेजर जो कि किसी प्लांट की परफॉर्मेंस के कंट्रोल करने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उसके बाद आता है डिवीजन हेड डायरेक्टर्स। डिवीजन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो मुख्तलिफ डिवीजन्स होती हैं उनके हेड्स होते हैं और इनको जो हम उनके उन डिवीजन्स के डायरेक्टर्स भी कहते हैं। इनकी क्या फंक्शंस होते हैं, मैनेज करते हैं ऑपरेशंस को ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट या मुख्तलिफ सेक्शंस होते हैं उनके ऑपरेशन को ये सेपरेटली मैनेज करते हैं। सर्व एज लाइसेंस बिटवीन टॉप मैनेजमेंट एंड अदर लेवल। इनका जो सबसे बुनियादी काम होता है वो होता है लाइसेंस क्रिएट करना। लाइसेंस मीन्स टॉप मैनेजमेंट और फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट के दरमियान में जो कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन का मेन रोल प्ले कर रहा होती है वो होती है ऑर्गेनाइजेशन की मिडिल मैनेजमेंट। यानी कोई भी टॉप मैनेजमेंट प्लान करती है, उस प्लान को हैंड ओवर कर देती है मिडिल मैनेजमेंट को, और मिडिल मैनेजमेंट जो है उस प्लान को फर्दर सिंप्लीफाई करके फॉरवर्ड कर देती है फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट के। तो ये जो रोल प्ले कर रहे होते हैं इस रोल को कहते हैं लाइसेंस ऑफिसर। फिर उसके बाद लास्ट जो लेवल आता है हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट में, उसमें होता है सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। ये वो लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्ट परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करते हैं, डायरेक्ट परफॉर्मेंस को एग्जीक्यूट करते हैं और ये प्रोडक्टिविटी हासिल करने की कोशिश करते हैं। सुपरवाइजर डिपार्टमेंट हेड्स, ये डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं, डिपार्टमेंट के मैनेजर होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं। इनकी जो एक्टिविटीज़ होती है वो होती है कोऑर्डिनेट डे टू डे ऑपरेशन, डेली बेसिस पे होने वाली मुख्तलिफ जो ऑपरेशन और सरगर्मियाँ होती हैं उनके दरमियान में कोऑर्डिनेशन करते हैं ताकि हारमोनी क्रिएट हो सके। सुपरवाइज एम्प्लॉइज, ये अपने एम्प्लॉइज यानी वर्कर्स जो होते हैं उनको सुपरवाइज करते हैं ताकि बेहतर तरीके से प्रोडक्टिविटी हासिल की जा सके।
और लास्ट जो इनका फंक्शन होता है इवेल्युएट स्टाफ परफॉर्मेंस, और ये अपने मातहत काम करने वाले वर्कर्स जो होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं ताकि परफॉर्मेंस को कंट्रोल किया जा सके और ये चेक किया जा सके कि ऑर्गेनाइजेशन की जो प्लान परफॉर्मेंस थी और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है इसमें कोई डिफरेंस ना हो। यानी कंट्रोलिंग के अंदर जो एक अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं वो होते हैं सुपरवाइजरी या फर्स्ट लाइन मैनेजर। तो ये एक डिटेल हेरारकी ऑफ मैनेजमेंट होती है जो किसी भी कॉरपोरेशन में होती है, जिसके अंदर मेन स्टेप 3 होते हैं लेकिन ओवरऑल स्टेप इनके 5 होते हैं। 5 में सबसे पहले हमने बात की स्टॉक होल्डर्स की जो कि इन्वेस्टर होते हैं। सेकंड हमने बात की हेड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो कि इसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इन्वेस्टर के, स्टॉक होल्डर के, ऑनर्स के। और जो मेन 3 और हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट के लेवल होते हैं वो 3 होते हैं, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। इसके बाद जो लेवल होता है वो नॉन मैनेजरल स्टाफ कहलाता है, यानी वो वर्कर्स, वो एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्मेंस को एग्जीक्यूट करते हैं वो लोग वर्कर्स या एम्प्लॉयज कहलाते हैं। अब उसके बाद हम बात करेंगे स्टॉक होल्डर्स जो होते हैं इनके जो राइट्स होते हैं या स्टॉक होल्डर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं क्या होती हैं। स्टॉक होल्डर ऑनर ऑफ द कॉरपोरेशन ड्यू टू देयर परचेज ऑफ स्टॉक इन द कॉरपोरेशन। स्टॉक होल्डर को हम ऑनर ऑफ द कॉरपोरेशन कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये परचेज करते हैं कॉरपोरेशन के स्टॉक्स को यानी शेयर्स को, और इस तरह ये इन्वेस्टमेंट करके कॉरपोरेशन के ऑनर कहलाते हैं। स्टॉक होल्डर के जो बुनियादी राइट्स होते हैं उनमें सबसे अहम राइट्स ये होता है कि उनको एक राइट प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट हासिल हो सके, यानी उनको एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट इन द शेप ऑफ डिविडेंड फराहम कर सके। तो ये बुनियादी तौर पर उनका राइट होता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने का मेन मकसद होता है प्रॉफिट। तो उनको जो है प्रॉफिट अगर सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे मिलता है तो इनका बेसिक राइट होता है। सेकंड उसके बाद आते हैं हमारे पास प्रीफर्ड स्टॉक्स। प्रीफर्ड स्टॉक कौन होते हैं? शेयर्स दैट गिव ऑनर लिमिट वोटिंग राइट्स and the right to receive dividend or assets before honor of common stocks। ऑर्गेनाइजेशन में एक और जो अहम पोजीशन होती है वो होती है प्रीफर्ड स्टॉक की होती है, और ये कौन होते हैं? ये भी कॉमन जनरल स्टॉक के होल्डर की तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन ये कॉमन या जनरल स्टॉक होल्डर के इक्वल नहीं होते। इनकी जो राइट्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और इनको जो डिविडेंड दिया जाता है वो बिफोर ऑनर ऑफ कॉमन स्टॉक दिया जाता है। तो ये वो होते हैं जो कि प्रीफर स्टॉक कहलाते हैं। फिर आता है कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, कॉमन स्टॉक वो होते हैं शेयर दैट गिव ऑनर वोटिंग राइट बट ओनली रेजिडुअल मीन्स टू द फर्म्स एसेट्स एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ये वो लोग होते हैं कॉमन स्टॉक होल्डर जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉक्सी यानी वोटिंग राइट्स रखते हैं। यानी जब कभी ऑर्गेनाइजेशन जो है किसी भी मेजर डिसीजन के लिए अपने ऑनर से वोटिंग करवाएगी तो उसके अंदर जो शामिल होते हैं वो कॉमन स्टॉक होल्डर शामिल होते हैं। और इनकी जो ख़ास बात ये होती है वो ये होती है कि फर्म के एसेट्स एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में इनको तरजीह दी जाती है। उसके बाद आते हैं हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं? गवर्निंग बॉडी ऑफ कॉरपोरेशन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गवर्निंग बॉडीज होते हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन की शेयर होल्डर की रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट को ऑब्जर्व करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर एंड एक्विजिशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मुख्तलिफ कंडीशन के अंदर कम अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू सरगमस्टेंसेस इल्हाक पैदा होते हैं उनको हम मर्जर या एक्विजिशन कहते हैं।
लेकिन इनमें जो बुनियादी तौर पे डिफरेंसेस होते हैं। अगर हम बात करें मर्जर की, मर्जर एग्रीमेंट इन विच टू और मोर फर्म कंबाइन टू फॉर्म वन कंपनी, यानी अगर दो या तीन या दो से ज़्यादा कंपनीज मिलकर अपनी एंटिटी को डिज़ोल्व करके कंबाइन करें एक जगह और एक नई कंपनी की तश्कील करें, तो वो हमारे लिए कहलाता है मर्जर। सेकंड उसके बाद आता है एक्विजिशन। एक्विजिशन कहते हैं एग्रीमेंट इन विच वन फर्म परचेज अनदर, नहीं जब कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी के मेजर स्टॉक्स परचेज करके उसके अंदर अपनी अथॉरिटी को एग्जीक्यूट कर ले, तो ये कहलाती है एक्विजिशन। फिर उसके बाद आता है वर्टिकल मर्जर। मर्जर बुनियादी तौर पे दो तरह के होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल मर्जर और एक होता है वर्टिकल मर्जर। इनमें क्या फ़र्क होता है? वर्टिकल मर्जर वो मर्जर होते हैं जिनके अंदर वर्टिकल मर्जर डेट कंबाइन फर्म्स ऑपरेटिंग at different level in the production and marketing process। ये वर्टिकल मर्जर वो मर्जर होता है जो हम कंबाइन करते हैं मुख्तलिफ फर्म को, दो या दो से ज़्यादा फर्म्स को, किस लेवल पर? ऑपरेटिंग एंड मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन प्रोसेस लेवल पर। तो ये हमारा कहलाता है वर्टिकल मर्जर। सेकंड हमारे पास आता है हॉरिजॉन्टल मर्जर। हॉरिजॉन्टल मर्जर किसे कहते हैं? हॉरिजॉन्टल मर्जर कहते हैं मर्जर दैट ज्वाइन फर्म इन द सेम इंडस्ट्री फॉर द पर्पज ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन, इंक्रीजिंग कस्टमर बेस, कटिंग कॉस्ट और एक्सपेंडिंग प्रोडक्ट लाइंस। ये वो मर्जर होता है जिसकी ख़ास बात ये होती है कि इसके अंदर जो है सेम इंडस्ट्री में अगर दो फर्म या दो से ज़्यादा फर्म कंबाइन कर लें अपने बिजनेस को, तो ये हमारा कहलाता है हॉरिजॉन्टल मर्जर। और ये मर्जर करने का जो बुनियादी मकसद होता है वो होता है या तो हम डाइवर्सिफिकेशन हासिल करना चाह रहे होते हैं, या हम मार्केट शेयर को मैक्सिमाइज करना चाह रहे होते हैं बाय इंक्रीजिंग कस्टमर, या हम कॉस्ट को कटिंग करना चाह रहे होते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को हासिल करने के लिए, या हम अपनी प्रोडक्ट लाइन को एक्सपेंड करना चाह रहे होते हैं जो एक सिंगल फर्म करने की पोजीशन में नहीं होती। तो ऐसे मर्जर को कहते हैं हॉरिजॉन्टल मर्जर। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में जो फ़र्क है, वर्टिकल मर्जर वो मर्जर होता है जो इंडस्ट्री से बाहर होता है, और हॉरिजॉन्टल मर्जर वो होता है जो विद इन अ इंडस्ट्री होता है। ये दोनों मर्जर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मर्जर कहलाते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास आता है कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। Merger that combines unrelated firms usually with the goal of the diversification, spurring sales growth or expanding a cash surplus in order to avoid takeover attempts। ये वो मर्जर की एक ख़ास किस्म है जब कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन इस पोजीशन में हो जिस पोजीशन में कोई टेक ओवर होने की पॉसिबिलिटीज़ होती है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन उसमें इन्वेस्टमेंट करके टेक ओवर कर सकती है। तो हम इस कंडीशन से बचने के लिए जो मर्जर करते हैं वो कॉन्ग्लोमरेट मर्जर कहलाता है। इसकी जो बुनियादी गोल होती है डाइवर्सिफिकेशन होती है, ताकि उसको डाइवर्सिफाई किया जा सके, सेल्स में ग्रोथ हासिल की जा सके, और उसकी जो स्पेंडिंग कैश सरप्लस है उसको मेंटेन किया जा सके। तो ये बुनियादी तौर पे एक और मर्जर की किस्म है। फिर उसके बाद आता है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर सेम इसी तरह जब कोई दो इंडिविजुअल मिलकर इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी फर्म में तो वो पार्टनरशिप कहलाती है, और जब दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर किसी प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपनी रिसोर्सेज को कंबाइन करते हैं तो ये हमारी जॉइंट वेंचर कहलाते हैं। तो जॉइंट वेंचर के ज़रिए दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन जो है क्या करती हैं, कंबाइन करती हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को, रिसोर्सेज को, और एक स्पेसिफिक गोल या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक प्री डिटरमाइंड टाइम फ्रेम तक इसको एग्जीक्यूट करती हैं। इसको हम कहते हैं जॉइंट वेंचर।
तो यहाँ पर आकर बेटा हमारा जो ये आज का टॉपिक है ये ख़त्म हो गया। अब अगर हम रिव्यू, आज टाइम हमारे पास है तो हम इसको रिव्यू कर लें कि हमने अपना इसके अंदर चैप्टर के अंदर कौन कौन से अहम एरियाज को कवर किया। उसके बाद आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो हम उसको डिस्कस करेंगे। जो ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5, जिसके अंदर हम देख रहे थे बेटा ये जो इतना लेट लोग आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर हमने सबसे डिस्कस किया था मोस्ट बिजनेस एरियाज इन स्मॉल बिजनेस। हमने डिटेल में डिस्कस किया था व्हाट इज स्मॉल बिजनेस, स्मॉल बिजनेस किसे कहते हैं और क्या डिफरेंस होता है स्मॉल बिजनेस में, मीडियम बिजनेस में, लार्ज बिजनेस में। फिर हमने बात की थी टिपिकल स्मॉल बिजनेस वेंचर, स्मॉल बिजनेस के जो टिपिकली वेंचर होते हैं वो क्या क्या होते हैं। फिर हमने इसके अंदर डिस्कस किया था होम बेस्ड बिजनेस, वो कौन से बिजनेस होते हैं जो कि इंस्टेंट हम घरों से एग्जीक्यूट करते हैं, उसे होम बेस्ड बिजनेसेस कहते हैं। फिर हमने बात की थी कंट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉल बिजनेस टू इकोनॉमी, कि किसी भी मुल्क की इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन होता है उसके स्मॉल बिजनेसेस का, और वो क्या रोल प्ले करते हैं। वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, वो इनोवेशन करते हैं सर्विस इंडस्ट्री के अंदर, और क्रिएट करते हैं न्यू इंडस्ट्री। आज हमारे पिछले लास्ट 10 ईयर में पाकिस्तान में बहुत सारी नई इंडस्ट्री डेवलप हुई हैं जो कि बेस करती हैं स्मॉल बिजनेस। फिर उसके बाद हमने देखा था इस चैप्टर के अंदर इनोवेशन किसे कहते हैं। आज के एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो बहुत ज़्यादा इनोवेशन हो रही है वो सर्विस इंडस्ट्रीज में हो रही हैं। फिर हमने देखा था वाई स्मॉल बिजनेस फेल, वो कौन कौन से रीज़न है जिसकी वजह से एक स्मॉल बिजनेस फेल हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है और गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाता है। इसमें अहम रीज़न था इन एजुकेट फाइनेंसिंग, कि इनकी फाइनेंसिंग की जो स्पेशलाइजेशन होती है वो वीक होती है। सेकंड, गवर्नमेंट रेगुलेशन, अगर गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन उन्हें सपोर्ट ना करें तो भी ये रीज़न बनते हैं स्मॉल बिजनेस के फ्लॉप होने का। और फिर हमने बात की थी कि वो अदर रीज़न जिसकी वजह से स्मॉल बिजनेसेस फ्लॉप हो जाते हैं। उसके बाद है द बिजनेस प्लान फाउंडेशन ऑफ सक्सेस, कि किसी भी बिजनेस के सक्सेस, चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो या मीडियम बिजनेस हो या लार्ज बिजनेस हो, उधर जो एक बैकबोन होती है वो उसके प्लान की होती है। बिजनेस प्लान होता है क्या, इसकी डेफिनेशन देखी थी कि ये एक रिटर्न समरी होता है। फिर हमने देखे थे एलिमेंट ऑफ बिजनेस प्लान के जो स्टेप्स होते हैं जिनको हम एलिमेंट कहते हैं वो क्या क्या होते हैं। ये एलिमेंट आपके सामने मौजूद हैं। इसके अंदर सबसे पहले नेम ऑफ द कंपनी, फिर कंपनीज मेजर मिशन एंड विजन स्टेटमेंट, फिर उसके बाद आता है एन आउटलाइन ऑफ द व्हाट मेक इट द कंपनी यूनिक, फिर उसके बाद आता है द कस्टमर ऑफ द कंपनी, द कंपिटिटर ऑफ द कंपनी, फाइनेंशियल इवैल्यूएशन ऑफ द इंडस्ट्री एंड असेसमेंट ऑफ द रिस्क। तो ये तमाम वो स्टेप हैं जो कि हम बिजनेस प्लान के अंदर इनको डेवलप करते हैं। और बिजनेस प्लान का बुनियादी मकसद फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को कम करना। फिर उसके बाद हमने देखा था स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक इदारा होता है जिसका बुनियादी मकसद होता है किसी भी शहर या मुल्क के अंदर स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करने का, ताकि स्मॉल बिजनेस को प्रमोट किया जा सके, डेवलप किया जा सके और इनमें ग्रोथ लाई जा सके। फिर हमने देखा था इसके अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कि वो किस तरह फाइनेंशियल सपोर्ट करती हैं माइक्रो फाइनेंसिंग के ज़रिए। फिर हमने देखा था अदर स्पेशलाइज असिस्टेंस, ये मुख्तलिफ
एक्सपीरियंस, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, स्किल्स प्रोवाइड करती हैं उन स्मॉल बिजनेस ऑनर्स को जिनकी बुनियाद पर वो अपने बिजनेस में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। फिर हमने देखा था लोकल असिस्टेंट फॉर स्मॉल बिजनेस, कि वो क्या क्या लोकल असिस्टेंस होती हैं जो कि प्रोविंशियल लेवल पर स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट फराहम करती हैं। फिर हमने देखा था बिजनेस इंक्यूबेटर्स। बिजनेस इंक्यूबेटर वो टेक्निक होती है जिसके ज़रिए स्मॉल बिजनेसेस को उनकी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज को इंतहाई रीज़नेबल प्राइस पर फराहम करके उनको सपोर्ट किया जाता है ताकि वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा सके। क्योंकि किसी भी बिजनेस का जो सबसे चैलेंजिंग फेज होता है वो होता है उसका स्टार्टअप। अगर ऐसे में उनको सपोर्ट की जाए तो वो मेच्योरिटी की तरफ चले जाते हैं और वो अपने टारगेट यानी प्रॉफिट ओरिएंटेशन करना शुरू कर देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है प्राइवेट इन्वेस्टर। स्मॉल बिजनेस के अंदर बड़ी अहमियत हासिल है प्राइवेट इन्वेस्टर की, और ये इन्वेस्टर वो होते हैं जो कि आपके फ्रेंड कुलीग या ऑलरेडी जो बिजनेस लोग कर रहे हैं उनके पास सरप्लस अमाउंट होता है तो वो दूसरे बिजनेस में ऑनरशिप हासिल करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसको वेंचर कैपिटलिस्ट कहते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था स्मॉल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन एंड माइनॉरिटीज़, कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि स्मॉल बिजनेस में अवेलेबल हैं एज ए वुमेन्स या माइनॉरिटीज़ के लिए। फिर हमने इसके अंदर फोकस किया फ्रेंचाइजिंग। ये टॉपिक वो है जो मैं इस चैप्टर से पहले भी आपको डिटेल में पढ़ा चुका था कि फ्रेंचाइजिंग क्या होती है, फ्रेंचाइजिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इसमें पार्टीज कितनी होती हैं, और ये आइडियल टेक्निक है जिसके ज़रिए कि न्यू स्टार्ट करने वाला बिजनेस स्मूथली स्टार्टअप फेज को अवॉइड करके मेच्योरिटी की तरफ चला जाता है, और जो मेन ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपने बिजनेस को ऑल ओवर द वर्ल्ड डाइवर्सिफाई करने में कामयाब हो जाती है। तो फ्रेंचाइजिंग को हमने देखा था। फ्रेंचाइजिंग सेक्टर पाकिस्तान या वर्ल्ड में जो मौजूद फेमस हैं वो डिस्कस किया था। फ्रेंचाइज एग्रीमेंट किसे कहते हैं ये देखा था, इसमें दो पार्टीज होती हैं, फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी। फिर हमने बेनिफिट एंड प्रॉब्लम ऑफ फ्रेंचाइजिंग के देखे थे। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर फोकस किया था फॉर्म ऑफ प्राइवेट बिजनेस ऑनरशिप, जिसके अंदर सबसे कॉमन सबसे जनरल सोल प्रोप्राइटरशिप। फिर उसके बाद हमने देखा था पार्टनरशिप। फिर उसके बाद हमने देखा था कॉरपोरेशन। फिर उसके बाद एक हमने खास कॉरपोरेशन की टाइप देखी थी जिसको कहते हैं एस कॉरपोरेशन। एस कॉरपोरेशन यहाँ पे मैं रिवाइज करूँ, एस कॉरपोरेशन किसे कहते हैं? एस कॉरपोरेशन कहते हैं कॉरपोरेशन की उस यूनिक टाइप को कि जिसमें कॉरपोरेशन का जो स्टेटस होता है वो कॉरपोरेट लेवल का होता है, लेकिन इसके ऊपर जो टैक्स बर्डन होता है वो कम होता है, यानी इन पर ड्यूल टैक्सेशन नहीं बल्कि सिंगल टैक्स अप्लाई किया जाता है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं एस कॉरपोरेशन। ये स्पेसिफिकली स्मॉल बिजनेसेस के लिए बनाई गई है। फिर हमने देखी थी लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कंपनीज। वो कौन सी कंपनीज होती हैं जिनकी अनलिमिटेड के बजाय लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। फिर उसके बाद हमने देखा था एम्प्लॉय ऑनरशिप। एम्प्लॉय ऑनरशिप किस तरह किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में हासिल करते हैं वाइल परचेजिंग शेयर्स इन देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने बात की थी फैमिली ओन बिजनेस। वो कौन से बिजनेस हैं जो फैमिली बेस्ड ऑपरेट किए जा रहे हैं। फिर हमने बात की थी नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन। तो वो कौन सी कॉरपोरेशन होती है जो नो प्रॉफिट नो लॉस की बुनियाद पर रन की जाती है और इनका मकसद क्या होता है। फिर हमने देखा था पब्लिक एंड कलेक्टिव ऑनरशिप। वो कौन कौन सी ऑनरशिप है जो पब्लिक कलेक्टिव ऑनरशिप्स होती हैं, जिसके अंदर हमने बात की थी पब्लिक ऑनरशिप या गवर्नमेंट ऑनरशिप्स की। फिर हमने देखा कलेक्टिव कोऑपरेटिव ऑनरशिप। कलेक्टिव कोऑपरेटिव ऑनरशिप कैसी होती है, और ऑर्गेनाइजिंग अ कॉरपोरेशन, कैसे कॉरपोरेशन को ऑर्गेनाइज यानी किसी कंपनी को किस तरह डेवलप किया जाता है। तो हमने इसमें देखा था टाइप्स ऑफ कॉरपोरेशन। फिर हमने देखा था वेयर एंड हाउ बिजनेस इनकॉर्पोरेट, किस तरह बिजनेस को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, जिसके अंदर अहम रोल होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का। तो हमने देखा था आर्टिकल इनकॉर्पोरेशन के स्टेप्स क्या होते हैं, ये आज की क्लास हमने यहाँ से शुरू की थी। फिर हमने देखा कॉर्पोरेट मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के जो हिरार्की होती है उसके 5 लेवल होते हैं। सबसे पहले शेयर होल्डर, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर टॉप मैनेजमेंट, फिर मिडिल मैनेजमेंट, फिर
फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट और फिर नॉन मैनेजरियल वर्कर यानी स्टाफ। फिर हमने देखा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसर्स एंड मैनेजर्स कौन होते हैं। लास्ट हमारा जो टॉपिक था वैन बिजनेस ज्वाइंट फोर्सेस, कि जब मुख्तलिफ बिजनेस कंबाइन होते हैं तो वो उनकी टाइप्स क्या क्या होती हैं और उनके रीज़न क्या क्या होते हैं। इसमें हमने बात की मर्जर की, फिर हमने बात की एक्विजिशन की। और एक्विजिशन दो तरह के होते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। जब आउटसाइड द इंडस्ट्री होता है तो वर्टिकल होता है, जब विद इन द इंडस्ट्री होता है हॉरिजॉन्टल होता है। फिर हमने बात की थी कॉन्ग्रुएंट मर्जर, ये वो मर्जर होता है जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ टेक ओवर से बचने के लिए अपने आप को सिक्योर करते हैं। फिर हमने बात की थी जॉइंट वेंचर, स्पेशलाइज पार्टनरशिप, मुख्तलिफ नौइयत के जॉइंट वेंचर या स्पेशलाइज पार्टनरशिप। तो यहाँ पर आकर जो है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, जो चैप्टर नंबर 5 था। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हम चैप्टर शुरू करेंगे वो चैप्टर नंबर 6 होगा, और वो चैप्टर है अल्टरनेटिव एंटरप्रेन्योरशिप। तो आप जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर इस चैप्टर को पहले से गो थ्रू करके आएगा, स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस द एंटरप्रेन्योरशिप अल्टरनेटिव।